जय हिंद दोस्तों। झारखंड में जनजातीय समस्याओं को आज हम लोग देखेंगे। परिचय क्या है कि झारखंड भारत का एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, जहां 26% आबादी जो है जनसंख्या वो आदिवासी समुदाय की है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में संथाल जनजाति का है। ठीक है। उसके बाद मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, असूर, बिरहोर, कोरवा जैसे प्रमुख जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। हालांकि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी झारखंड के आदिवासी समुदाय विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से जूझे रहते हैं। झारखंड में आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं, पहला भूमि और विस्थापन की समस्याएं। झारखंड में आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या जो है भूमि अधिकारों से जुड़ी है। औद्योगिकीकरण, खनन, विकास परियोजना के कारण लाखों आदिवासियों को विस्थापित कर चुके हैं, जिसमें से भूमि अधिकरण में संथाल परगना कास्ती अधिनियम एसपीटी जो 1949 में आया है, सीएनटी 1908 में आया है, और विस्थापन के बावजूद पुनर्निवास और मुआवजा पर्याप्त नहीं दिया जाता है। शिक्षा की समस्या प्रमुख समस्याओं में से एक है। जैसे यहाँ की शिक्षा, यहाँ की व्यवस्था, शिक्षक की बहाली, आर्थिक तंगी, आदिवासी के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसका कारण सड़क समस्या भी हो सकती है। बेरोजगारी और गरीबी। झारखंड के आदिवासी समुदाय की आजीवन वन और कृषि पर आधारित है। यहाँ की वनों की कटाई औद्योगिकीकरण के लिए किया जाता है, वहाँ खनिज निकालने के लिए किया जाता है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी फैलती है। कुशलता की कमी, औपचारिक शिक्षा न होने के कारण सरकारी और निजी नौकरियों में पीछे रह जाते हैं। बेरोजगारी के कारण कई आदिवासी शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के मजबूर हैं, जहां वे शोषण का शिकार होते रहते हैं। स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की भारी कमी है। कुपोषण, मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं जैसे बीमारियां आम हो गई है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अभी भी ऊंचे स्तर पर है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति आज भी प्रचलित है, लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। सांस्कृतिक संकट और पहचान का संकट। आदिवासी संस्कृति, भाषा, परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। झारखंड में आदिवासी धर्म, रीति रिवाज को मान्यता देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरना धर्म को अलग धार्मिक पहचान की मांग को लगातार उठा रही है, लेकिन अभी तक कोई संविधान में मान्यता नहीं मिली है। अगला जो है राजनीतिक हाशिए पर रहना। झारखंड में आदिवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है। कई आदिवासी नेता सत्ता में, लेकिन वे वास्तविक रूप से आदिवासी समाज के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नक्सलवाद का प्रभाव भी बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी क्षेत्र में नक्सल प्रभाव बड़ी समस्या है। नक्सली संगठन बेरोजगार आदिवासी युवाओं के साथ अपने जोड़ते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के अभियानों के कारण निर्दोष आदिवासी भी हिंसा के शिकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भूमि अधिकार पुनर्वास नीति, वन अधिकार अधिनियम 2006 एफआरए के तहत आदिवासियों को वन भूमि पर अधिकार देने का पहल की गई है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर विस्थापितों को अधिक मुआवजा और पुनर्वास विधियों देने का प्रावधान किया है। शिक्षा में सुधार, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस और आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई है। पढ़ो झारखंड अभियान के तहत आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। आदिवासी भाषा में शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा संथाली, कुड़ुक, हो, ये सब भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
अगला हम लोग देखते हैं रोजगार और कौशल विकास। झारखंड कौशल विकास मिशन के तहत आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सुधार आयुष्मान भारत योजना के तहत आदिवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य मिल रहा है। और अभी हेमंत सोरेन ने अबुआ स्वास्थ्य कार्ड को भी योजना बना रहे हैं, जिसमें 15 लाख का गरीबों के लिए फ्री मुफ्त इलाज होगा गंभीर बीमारियों के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और उप स्वास्थ्य केंद्र SC की संख्या बढ़ाई जा रही है। सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास। झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आदिवासी लोक नृत्य, संगीत और कला को संरक्षित करने के लिए आदिवासी संस्कृति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उनके प्रभाव क्रियान्वयन की आवश्यकता। भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पहचान के मुद्दे का समुचित समाधान किए बिना आदिवासियों को वास्तविक विकास संभव नहीं होगा। आदिवासी समाज की समृद्धि के लिए सशक्तिकरण, शिक्षा और भागीदारी की नीति अपनाने की जरूरत है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, झारखंड में जनजाति समस्याएं। तो हम लोग देख लिए थे, सेम टॉपिक है। पहला भूमि और विस्थापन की समस्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जनजातीय विकास के लिए संवैधानिक और नीतिगत प्रावधान। जनजातीय विकास के लिए क्या करना चाहिए संवैधानिक रूप से, और नीतिगत प्रावधान क्या है। तो भारत में आदिवासी समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान और विभिन्न नीतियों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में आदिवासियों को उनके अधिकार देने के लिए भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए उनके अधिकारों के लिए 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों के कल्याण और विकास की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय संविधान में जनजातीय विकास के लिए प्रावधान। संविधान में आदिवासियों के संरक्षण और उनके विकास के लिए कई अनुच्छेदों और प्रावधानों को शामिल किया गया है। जैसे पहला, आदिवासियों के लिए संरक्षण संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 15 का 4, सेक्शन 4 और 16 का 4। इसमें क्या कहता है कि राज्य को यह अधिकार देता है कि किसी सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था कर सके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 क्या कहता है कि राज्य को यह अधिकार देता है कि वह आदिवासी की संस्कृति, पहचान, आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकें। और अनुच्छेद 244 यह 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से आदिवासियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करता है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधान 5वीं अनुसूची में, इनमें से उन राज्यों के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान है जहां जनजाति आबादी अधिक है। इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन क्षेत्रों के लिए विशेष कानून बना सके। 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से स्वायत्ता शासी जिला परिषद, जिसे हम लोग ADC बनाने की व्यवस्था की गई है, जो स्थानीय स्तर पर कानून बना सके। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रावधान। अनुच्छेद 46 यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों जैसे SC, अनुसूचित जनजाति ST,
को शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। अनुच्छेद 350 सेक्शन ये यह सरकार को यह निर्देश देता है कि वह प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करे ताकि आदिवासी समुदाय के बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके। राजनीतिक भागीदारी और आरक्षण, अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 334 यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अवधि को समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 243 सेक्शन डी और 243 टी सेक्शन टी पंचायत और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जनजातीय विकास के लिए नीतिगत पहल क्या है? तो सरकार ने आदिवासी विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला जो है शिक्षा और कौशल विकास, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS, ठीक है। यह योजना आदिवासी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसमें से आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। पढ़ो परदेश योजना, ये क्या है? विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम NSTFDC, यह निगम आदिवासी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आर्थिक और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री वन धन योजना, यह योजना आदिवासियों को आजीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसमें वनोपज मतलब लघु वन उत्पादक, जो वन से जो भी उत्पादक बनते हैं, उसको व्यापार कर प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत यह अधिकार आदिवासियों को वन भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदाय अपने परंपरागत अधिकारों को उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, यह योजना के तहत आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। और स्वास्थ्य और शोषण के संबंधित योजनाएं क्या है? आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ये प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने किया, लेकिन अभी हेमंत सोरेन ने भी अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें 15 लाख तक की मुफ्त इलाज होगा। इस योजना के तहत आदिवासी परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। सुपोषण अभियान मतलब कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष आदिवासी बच्चों को, महिलाओं को पोषण की सहायता दी जाती है। झारखंड में आदिवासी विकास के लिए विशेष पहल, झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है। पहला है सरना धर्म कोड की मान्यता, जो झारखंड सरकार ने किया है। आदिवासी भाषा संरक्षण, पलायन रोकथाम योजना। निष्कर्ष यही है कि संविधान की नीति में आदिवासी समुदाय के विशेष के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इन योजनाओं और कानूनों को सही क्रियान्वयन होना बेहद जरूरी है। आदिवासियों की प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उनका विकास सुनिश्चित करना सरकार और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सामाजिक धार्मिक संगठनों की भूमिका, ईसाई मिशनरियों की भूमिका क्या है? ईसाई मिशनरियों की भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 19वीं शताब्दी में दौरान विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के समय ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी और दलित समुदाय के बीच शिक्षा, चिकित्सा,
सुविधा को सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्व राज्यों और दक्षिण भारत में उनका प्रभाव विशेष रूप से देखा गया। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन और कार्य क्षेत्र। तो भारत में ईसाई धर्म का आगमन सेंट थॉमस 52 ईस्वी माध्यम से के माध्यम से माना जाता है, लेकिन संगठित मिशनरियों गतिविधियों ने 16वीं शताब्दी से पुर्तगाली, ब्रिटिश, अन्य यूरोपीय मिशनरियों के साथ बढ़ी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यूरोप से जितना भी लोग जैसे पुर्तगाल से आए थे, वास्को डी गामा, तो वो उसी के साथ धीरे धीरे मिशनरियों की साथ भागीदारी हुई और भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर ध्यान दिए। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान मिशनरियों ने बड़े बड़े पैमानों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान दिया है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, केरल जैसे कई राज्यों में अधिक प्रभाव देखा जाता है। ईसाई मिशनरियों की भूमिका क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिए हैं। आदिवासियों को, दलितों के लिए शिक्षा मुफ्त दिए हैं। कॉलेज, स्कूल ये सब स्थापित किए हैं। महिलाओं को शिक्षा बढ़ावा, मिशनरियों ने लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल खोला है जिसमें महिलाओं शिक्षा प्राप्त कर सकती है। और प्रसिद्ध मिशनरी स्कूल में जैसे सेंट जॉर्मेन कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट लारेटो कॉन्वेंट स्कूल। पारंपरिक भाषाएं में शिक्षा, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, गोंडा जैसे आदिवासी भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान किए गए हैं। दूसरा क्या है हम लोग देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवा में योगदान। मिशनरी अस्पतालों का स्थापना, कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उसमें। और राज्य महिला और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हैं कि महिलाओं और बाल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके में संक्रमण किस प्रकार से होते हैं रोगों का, उसके खिलाफ जागरूक फैलाई है। और आयुर्विज्ञान शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा में क्या है कि मिशनरियों के चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताया संस्थान खोले, जिसमें से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर में, जो सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में से एक है। सामाजिक सुधारों में भूमिका, जातिवाद के खिलाफ कार्य किए हैं। अप्रियता, छुआछूत जैसे अभियानों को चलाए हैं। महिलाओं को अधिकार का रक्षा करने का प्रयास किया गया है, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं को अशिक्षित होने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए हैं। और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा बढ़ावा दिया गया है। आदिवासी संस्कृति अधिकारों को रक्षा, संस्कृति, भाषा, पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण के लिए कार्य किए हैं। धर्मांतरण और विवाद, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण क्या है? मिशनरियों ने कई आदिवासी दलितों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया है। गरीब वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा देकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया गया है। धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन, कुछ हिंदू संगठन ने स्थानीय समुदाय मिशनरियों के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है। जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए हैं ताकि बलजबरन धर्मांतरण को रोका जा सके। संस्कृति पहचान का संघर्ष, कुछ आदिवासी समूह ने मिशनरियों को यह आरोप लगाया है कि वे पारंपरिक आदिवासी धर्म और संस्कृति को कमजोर कर देती है। ईसाई मिशनरियों का चुनौतियाँ क्या है? उपलब्धियाँ क्या है? ये आदिवासी और दलित को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया, महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जातिवाद, छुआछूत के खिलाफ कार्य किए हैं। दूसरा क्या है? चुनौतियाँ और आलोचना है। धर्मांतरण के विवाद में फंसे रहे, पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और पहचान को बदलने के आरोप लगे। कुछ मिशनरियों संस्थान पर पक्षपातपूर्ण गतिविधियों का आरोप लगे हैं। निष्कर्ष यह है कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने आदिवासियों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है, लेकिन धर्मांतरण और संस्कृति प्रभाव को भी विवाद भी खड़े हुए हैं। मिशनरियों संस्थान द्वारा
स्थापित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आज भी समाज में सेवा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि उनकी गतिविधियों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। विशेष रूप से धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज सुधार और धार्मिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि समाज का समरसता बनी रहे। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में तो परिचय देते हैं आरएसएस के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ भारत का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जिसकी स्थापना केशव बालीराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की थी। इसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति और समाज संगठन को मजबूत करना था। आरएसएस का प्रभाव केवल धर्म नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा। संघ स्वयं को एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति, विरासत और हिंदू को संगठित करना है। राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस की भूमिका, राष्ट्रवाद और हिंदू संस्कृति का प्रचार, हिंदू समाज को संगठित करना आरएसएस का मुख्य उद्देश्य होता है। हिंदू समाज को एकजुट करना, उसमें से राष्ट्रवादी भावना विकसित करना, इससे हिंदू राष्ट्र की विचारधारा समर्थन माना जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, आरएसएस भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने पर बल देता है। यह गाय संरक्षण, संस्कृत भाषा, भारतीय त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। गर्व से भारतीय पहचान की स्थापित करना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक सेवा और संगठन, सहायता और राहत कार्य, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप होता है, बाढ़ होता है, महामारी आते हैं तो उसके समय आरएसएस के स्वयं सेवक राहत कार्यों में सक्रिय रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आरएसएस ने अस्पताल में ऑक्सीजन, खाद्य आपूर्ति से मदद की। दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरएसएस ने सामाजिक समरसता अभियान के तहत दलितों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान जैसा कार्यक्रम चलाए हैं। आदिवासियों के बीच कार्य, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व आदिवासी इलाके में आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। शिक्षा और बौद्धिक विकास, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, आरएसएस ने विद्या भारती के माध्यम से हजारों स्कूल, कॉलेज खोले हैं जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर। इन संस्थानों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भक्ति और नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, आरएसएस की शाखाएं पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है जहां युवाओं को व्यायाम, योग, देशभक्ति के विचार और अनुशासन सिखाया जाता है। बौद्धिक संगोष्ठी और चर्चाएं क्या है, तो संघ विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवाद में संगोष्ठी का आयोजन करता है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी से संबंध, आरएसएस का सीधा राजनीतिक संगठन नहीं है लेकिन जनसंघ 1951 और बाद में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आरएसएस समर्थन करता है, समर्थन प्राप्त है। और बीजेपी ने कई प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी आदि नेता लोग आरएसएस से जुड़े रहे हैं। लगभग जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी सब आरएसएस से जुड़े रहते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी और राजनीतिक रणनीति क्या है, तो संघ का राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रवाद, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू एकता पर आधारित है। गौ रक्षा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान
गौरक्षा आंदोलन, आरएसएस और उसके जुड़े संगठनों ने गौ हत्या के विरोध में आंदोलन चलाए। इन गौशालाओं की स्थापना में भी सहयोग दिया है, इसने गौशाला बनाने में सहयोग दिया है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का समर्थन भी किए हैं। संघ स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वकालत करता है। राम मंदिर आंदोलन 1990 के दशक में आरएसएस ने राम जन्मभूमि आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका परिणाम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रूप में सामने आया। आरएसएस से जुड़े मुख्य संगठन आरएसएस के समय साथ कई अन्य संगठनों का जन्म दिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जिसे आरएसएस की आलोचनाएं और विवाद क्या है। आरएसएस की विचारधारा और कार्यशैली को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हुई। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक को लेकर विवाद। आलोचकों का मानना है कि आरएसएस का झुकाव हिंदू राष्ट्रवादी की ओर अधिक है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो सकता है। मुस्लिम और ईसाई समुदाय के दृष्टिकोण से आरएसएस पर धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति यह सहीनता का आरोप लगता रहा है। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा विवाद 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया। संघ के मिलिटेंट मतलब सैन्य स्वरूप की आलोचना। कुछ आलोचकों का मानना है कि आरएसएस की कार्यशैली अति राष्ट्रवादी और कठोर अनुशासन पर आधारित है। निष्कर्ष यह है, आरएसएस भारत का एक प्रभावशाली सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसने राष्ट्रवाद, शिक्षा, सामाजिक सेवा, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इसके कार्यों को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ इसे राष्ट्रवादी हिंदू समाज के संगठन का आधार मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक असहिष्णुता और संकीर्ण राष्ट्रवाद से जोड़कर देखते हैं। संघ के विचार और गतिविधियां भारतीय समाज में बहस का विषय रही है। इसलिए यह तथ्य है कि आरएसएस भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। अब यहीं तक है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पेपर पीजी पॉलिटिकल साइंस पेपर 10 का था, लास्ट ख़त्म है, इससे आगे नहीं आएगा। और जितना भी हमने वीडियो डाले हैं उसी को पढ़िएगा, उसी में सारा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।